बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मान के चल रहा हूं कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे इस कठिन घड़ी में। इस कठिन घड़ी में जब हम सब घर बैठे हैं तो लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ आज मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं ऑन द वेरी टिपिकल टॉपिक ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस क्रॉस चार्ज। होता क्या है, बहुत बार हम इस दो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और क्रॉस चार्ज में फर्क क्या होता है, हमें कब लगाना है और कब नहीं लगाना। चलिए उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो के लिंक को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे सो दैट एनी टाइम द वीडियो गेट्स अपलोडेड इन द फ्यूचर आप उस वीडियो को उसी समय देख पाएंगे, आपको नोटिफाई हो जाएगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सर डिस्कशन का क्रॉस चार्ज वर्सेस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये एक बहुत टिपिकल टॉपिक, बहुत डिबेटेड टॉपिक और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा शुरू से, डे वन से, जब से जीएसटी आया, जीएसटी लॉन्च हुआ और आज जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, करीबन करीबन 3 साल हो गए हैं जीएसटी को आए हुए, तब भी हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पे थोड़ी सी ब्राइट व्यू, एनलाइटन व्यू चाहिए होगा। इसलिए कोशिश करता हूं आपके साथ अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस को साझा करूं, शेयर करूं आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, वी विल ट्राई टू कवर दी सर्टेन एस्पेक्ट्स सच एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कब हमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में जाना होता है, कब हमें क्रॉस चार्ज सप्लाई लगाना होता है, आईएसडी का मैकेनिज्म कैसे होता है, अगर आपने लगा लिया तो उसकी टर्नओवर को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना होता है, साथ ही साथ क्या मेरे को एक आईएसडी के साथ साथ और आईएसडी की रजिस्ट्रेशन भी लेनी होती है पूरे इंडिया में, देखेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। आगे मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं कि क्या हम आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर आईएसडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। छोटी सी और चर्चाएं करनी है इसके अंदर सर कि क्रॉस चार्ज अगर आप पे सपोजिंगली लग भी जाता है, एप्लीकेबल हो भी जाता है, तो उसके अंदर वैल्यूएशन कैसे होती है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी है। और इंटरनेशनली हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड अक्रॉस ग्लोब क्या हमारा इंटरनेशनल इसका स्टैंड है ऑन दी क्रॉस चार्ज, वेदर हमारे को एम्प्लॉय की कॉस्ट को उसके अंदर जोड़ना होता है या नहीं जोड़ना होता। सर क्रॉस चार्ज के अंदर क्या एम्प्लॉय कॉस्ट को भी चार्ज करना होता है, ये सारी वीडियो में पूरी इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा होगी। कृपया करके लास्ट तक वीडियो को देखेंगे सो दैट वी कैन फॉर्म अ बेटर फ्रूटफुल कंक्लूजन ऑन टू सर्टेन एस्पेक्ट्स। सर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। छोटा सा क्विक डेफिनेशन रिकैप ले लेते हैं। सर 2 सबसेक्शन 61 में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइंड है हमारा जीएसटी एक्ट के अंदर। ये क्या बोलता है सर, आपके सामने स्क्रीन पर सारा लीगल बेयर एक्ट लिखा हुआ है। हाउएवर आई ट्राई टू पिक सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और लाइंस एंड वर्ड्स आउट ऑफ द बेयर एक्ट। मैं क्या कहता हूं सर, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा ऑफिस होता है? इट इज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स which receive the tax invoice as per section 31। और सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इनपुट सर्विस। सर इनपुट सर्विस के रिगार्डिंग आपके पास जो जो टैक्स इनवॉइस आएंगे, और आगे क्या लिखा है, एंड ही इज अ पर्सन हु इशूज अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, जो एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट इशू करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट ही हैज टेकन in the pay of CGST, SGST, IGST और UTGST whichever is applicable। However इसकी लास्ट लाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये उन्हीं प्रोवाइडर्स को होगी जिनका सेम पैन होगा। अगेन आई कैन से अ डिस्टिंक्ट एंटिटी एज पर सेक्शन 25। चलिए दूसरी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 112, इसके अंदर क्या लिखा है? इसमें लिखा है टर्नओवर इन अ स्टेट क्या होती है। सर आगे हम जैसे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, उसके अंदर हमें इस टर्म का यूज करना पड़ेगा, टर्नओवर इन अ स्टेट, तभी मैंने इसको भी सर यहाँ पे कंपाइल अप में रखा है। टर्नओवर इन अ स्टेट क्या होता है सर? इट मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज मेड फ्रॉम द स्टेट बाय द सेड टैक्सेबल पर्सन। हाउएवर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने सर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज के अंदर क्या लिखा है? मेड विद इन अ स्टेट। तो अल्टीमेटली मुझे क्या समझना है? फ्रॉम अ स्टेट एंड विद इन अ स्टेट, ध्यान से समझिए,
मैं टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई सबका मेल जोल कर दूं, जोड़ दूं, कंपाइल कर दूं, कंसोलिडेट कर दूं, समेशन कर दूं, तो मेरा टर्नओवर इन अ स्टेट बन जाता है। आगे थोड़ी सी वीडियो में देखेंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं वो। मैं कहता हूं सर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर सेक्शन नंबर 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो मुझे कहता है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये क्रेडिट बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कैसे मेरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैनर एंड प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, ये बेयर सेक्शन है, अभी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सारी चीजें रूल्स के अंदर है। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट बाय वे ऑफ इशू ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आईटीसी इन दी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम बेयर लॉ को रीड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को पिक कर रहे हैं और फिर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे लास्ट में। चलिए यहाँ पर मैंने आगे क्या बोला, ध्यान से देखिए, सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 20 का। ये कहता है कंडीशंस क्या होगी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि अगर वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। क्या लिखा है सर, उसने लिखा है इट शुड बी अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच डिटेल्स, अगेन दिस डॉक्यूमेंट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड, ये आगे रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। आगे वो कहता है इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ वेरी मच कॉमन सेंस सर, कि जितना आईएसडी में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेबल पड़ा है उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उससे ज्यादा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। सर थर्ड पॉइंट में कंडीशन क्या दी जाती है, वो कहता है ध्यान से देखिए, अगर आपका सिर्फ एक ही रिसिपिएंट है जिसको एट्रीब्यूटेबल होता है क्रेडिट, जिसको आपने जिसके बिहाफ पे इनपुट सर्विस लिया होता है, उसके बिहाफ पे अगर आपने लिया है तो उसी रिसिपिएंट को आप क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। सर पूरी डिस्कशन में अभी तक आप कहेंगे सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दी सर्विस टैक्स रेजिम। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या हुआ, मैंने एक हेड ऑफिस में सारी सर्विस ली ऑन बिहाफ ऑफ माय होल ऑफ द ब्रांचेस लाइक ऑडिट फीस। मैं ऑडिट फीस का बिल ले लिया सर, लेकिन ऑडिट फीस तो पूरी हमारी कंपनी के लिए होता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी ब्रांचेस मैंने एक जगह हेड ऑफिस में बिल ले लिया, तो मेरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिल दिल्ली के नाम पे आया। एंड सर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा टू दी ऑल ब्रांचेस इन सर्टेन आगे प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर रेशियोज, जो हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। हाउएवर इसने बोला अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई चीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ली है एक ब्रांच के लिए, सपोजिंगली हेड ऑफिस का पास एक बिल आ जाता है जो सिर्फ आपको पता है इसी एक ब्रांच के लिए एट्रीब्यूटेबल सर्विस थी जिसका हेड ऑफिस पे बिल आया है, तो फिर सारी स्टेट्स के ब्रांचेस की टर्नओवर में ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन खाली होगा एट्रीब्यूटेबल टू दैट रिस्पेक्टिव ब्रांच, और ये वहीं पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा थ्रू जीएसटीआर 6। आगे कहता है अगर ऐसे ही आपने मोर देन वन स्टेट के लिए लिया, तो मोर देन वन स्टेट के लिए अगर आपको पता है तो फिर उसके लिए आप एट्रीब्यूट करेंगे उसको इन प्रो राटा बेसिस ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। यहां पर आ गया सर शब्द वो टर्नओवर इन स्टेट जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। आगे देखिए मैंने सर नीले रंग से हाईलाइट किए हैं इंपॉर्टेंट शब्द, वो कहता है ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। आपका रेलेवेंट पीरियड अभी आगे डिफाइंड है, आगे डिस्कस करेंगे। इन ऑल सच रिसिपिएंट्स टू सच whom input services attributable and that are operational in the current year। सर ये चीज हम स्किप कर जाते हैं, मैंने क्या बोला, आपको एट्रीब्यूट सर टोटल टर्नओवर एग्रीगेट किसकी देखनी है, उनकी जिसमें ये रिसिपिएंट को एट्रीब्यूट होना है, ना कि सर सारी ब्रांचेस। लेट अस सपोज मेरी 20 ब्रांचें हैं और 20 ब्रांचों में से सिर्फ 18 ब्रांचेस के लिए कॉमन सर्विस ली गई है, तो मैं एग्रीगेट टर्नओवर 20 की ना करके एग्रीगेट टर्नओवर 18 की करूंगा, और उस 18 के अंदर उस टर्नओवर रेशियो में 18 के अंदर प्रो राटा करके रेलेवेंट पीरियड की टर्नओवर का रेशियो लेते हुए ये क्रेडिट एट्रीब्यूट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन देन अ रेगुलर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात समझ लीजिए, ये एक अलग रजिस्ट्रेशन होती है, इट इज जस्ट अ चैनलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। ये कोई रजिस्ट्रेशन की तरह रेगुलरली नहीं होता कि आप मान के चलें कि इसमें इसको इनपुट भी मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक चैनलाइज्ड मैकेनिज्म होता है, ये इसके बिहाफ पे ले रहा होता है और आगे फॉरवर्ड कर रहा होता है। चलिए मैंने आपको बोला था रेलेवेंट पीरियड अब डिस्कस करेंगे। रेलेवेंट पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा गया है, ये सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 के अंदर एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइडेड है। रेलेवेंट पीरियड क्या होता है, रेलेवेंट पीरियड फॉर द पर्सन या रिसिपिएंट, जो कि मेरे केस में रिसिपिएंट है, इफ हैविंग अ टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वो अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में थी मेरी ब्रांच, तो उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर को देखा जाएगा। हाउएवर इफ सम, ध्यान से देखिए,
मैंने क्या बोला, इफ द रिसिपिएंट्स हैव टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का रेशियो लेना होगा। यहां पर क्या लिखा है, इफ सम, ध्यान से सुन लीजिए, एक या सारी रिसिपिएंट डू नॉट हैव एनी टर्नओवर, यानी कि अगर एक की भी टर्नओवर आपकी पिछले साल में नहीं थी ब्रांच की, इन दैट केस आपको क्या करना होगा, लास्ट क्वार्टर फॉर विच द सच टर्नओवर ऑफ ऑल रिसिपिएंट्स आर अवेलेबल, उसको लेना होगा। यानी कि एक कॉमन बेस रखना होगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके पास ब्रांचेस हैं, उसके पिछले साल में सारों की टर्नओवर है, तो सबको पिछले साल की टर्नओवर को बेस लेना है। हाउएवर अगर एक की भी पिछले साल की टर्नओवर नहीं है, यानी कि वो न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आपको उसको करंट ईयर में जाकर जो उसका लास्ट क्वार्टर होगा उसमें सबकी टर्नओवर अवेलेबल होगी, उस रेशियो में उठाना है उसको। चलिए, रिसिपिएंट क्या होता है सर? रिसिपिएंट वही होता है जिसका सेम पैन हो और उसके अंदर हमारी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। चलिए, ये है रूल 39 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, जो कहता है प्रोसीजर क्या होगा। आई विल स्टार्ट अगेन विद द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ये क्या कहता है, जिस महीने का इनपुट टैक्स आईएसडी का क्रेडिट है, उसी महीने में वो सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अगले महीने का मैं पिछले महीने का भी आईएसडी अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये शैल भी कहता है, मे भी नहीं कहता। इट मींस ये करना ऐसे ही होगा। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, आपने फॉर्म जीएसटीआर 6 यूज करके अपना आईएसडी का क्रेडिट ट्रांसफर करना है। ध्यान से देखिए, आज मैं आपके सामने ये जो चर्चा कर रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब एक चीज आ रही है, डिफाइन हो रही है। वो क्या है सर? यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सेपरेटली द इनएलिजिबल क्रेडिट्स ऑल्सो। ये बात आज तक हमने ध्यान नहीं दी सर, कभी हमने सोचा ही नहीं। इनएलिजिबल क्रेडिट्स क्या सर? 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड क्रेडिट लिस्ट है। सर मेरे लिए क्या बोला गया? बोला गया भाई इसके अंदर आपको एलिजिबल क्रेडिट भी ट्रांसफर करना है, इनएलिजिबल भी ट्रांसफर करना है। लेट अस सपोज आपने उसके बिहाफ पे कोई ऐसी सर्विस ली जो कि इनएलिजिबल यानी कि ब्लॉक्ड है एज पर सेक्शन 17(5), तो आपको उसका क्रेडिट भी ट्रांसफर करना है। हाउएवर वो उसको ऑब्वियसली बात है अवेल नहीं करेगा, लेकिन उसके टू में ये दिखने लग जाएगा, विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज वो क्या कहते हैं सर? वो कहता है कि भाई सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूपीजीएसटी, ये सब आपको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो, कॉमनली कंसोलिडेट करके नहीं करना होता। चलिए, ये होता है वो फॉर्मूला, या मैं कहूं एक मैकेनिज्म, एक प्रोसीजर जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये कहता है सी यानी कि कॉमन क्रेडिट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, C1 यानी कि जिस रजिस्ट्रेशन को ये पर्टेन करता है, उसकी टर्नओवर डिवाइडेड बाय द टोटल टर्नओवर। सर यहाँ पे फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिए। ये कहता है एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड फॉर ऑल रिसिपिएंट्स टू whom द आईटीसी इज डिस्ट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूटेबल। यानी कि ऐसा इनपुट नहीं लेना इसके अंदर यहाँ ऐसी टर्नओवर नहीं लेनी है आपको जो उसको एट्रीब्यूटेबल ही नहीं है, यानी कि जिसका ये क्रेडिट पर्टेन ही नहीं करता, तो वो आपको इसमें नहीं कंसीडर करना। तो स्क्रीन पर आपके सामने एक एग्जांपल है। ये कहता है लेट अस सपोज मेरे 10 स्टेट्स में रिस्पेक्टिव टर्नओवर स्क्रीन पर लिखी हुई है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल लूंगा फर्स्ट स्टेट का। वो कहता है भाई मेरी 50 करोड़ की पहले स्टेट में टर्नओवर है और टोटल मेरी टर्नओवर 1000 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान के चल रहा हूँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सारी ब्रांचेस की टर्नओवर थी। वो कहता है भाई टोटल एक 10 लाख रुपए ऑडिट फीस का बिल आया और 1,80,000 रुपए उस पर टैक्स उसने रेज किया बिल में। तो ये 1,80,000 रुपए के लिए क्या बोलता है, आपको प्रपोर्शनेट कैसे करना होगा? सर ये कहता है प्रपोर्शनेट करिए टर्नओवर ऑफ द स्टेट यानी कि 50 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ द एट्रीब्यूटेबल यानी कि 1,000 करोड़ इनटू टोटल कॉमन क्रेडिट यानी कि 1,80,000 करोड़। अगेन जब मैं क्लोज करता हूं तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि भाई टर्नओवर का टोटल 1,000 करोड़ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट 1,80,000 रुपए से ऊपर का ना हुआ हो, यानी कि टोटल इनपुट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट ये चीज क्या कहता है सर? ध्यान से सुनिए, कहता है इन रिस्पेक्ट, ध्यान से फिर से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसके साथ मैं एग्जांपल से भी आगे बताऊंगा। ये रही। ये क्या कहता है, अगर आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे फॉरवर्ड करने के लिए पड़ा हुआ है, वो क्रेडिट है जो उसने सेम स्टेट से ऑब्टेन किया है, यानी कि दिल्ली में आपकी आईएसडी की रजिस्ट्रेशन है और दिल्ली का ही आपके पास कोई सप्लायर बिल रेस कर रहा है, तो इन एनी केस वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहा होगा। तो सर ये सीजीएसटी एसजीएसटी अगर आप आगे पास ऑन करते हैं तो कैसे पास ऑन करेंगे? सर ये पास ऑन करेंगे अगर आपका रिसिपिएंट भी सेम स्टेट में है तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे ट्रांसफर हो जाएगा। हाउएवर अगर आपका रिसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में है, ध्यान से देखिए, तो आपका सारा टैक्स आईजीएसटी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये देख लीजिए स्क्रीन पर।
अगर आपके पास क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी का अवेलेबल है और आपका रिसिपिएंट भी सेम स्टेट में अवेलेबल है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी नेचर का ट्रांसफर होता है। हाउएवर अगर वो डिफरेंट स्टेट में होता है रिसिपिएंट, यानी कि आपकी ब्रांच डिफरेंट स्टेट में है, तो वो आईजीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो आईजीएसटी में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान से आप समझ लीजिए यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। आगे देखिए, ये कहता है भाई 54 सब रूल 1 के अंदर जैसे इनवॉइस के अंदर कंटेंट्स लिखे हुए हैं, आपको एक आईएसडी का इनवॉइस भी रेज करना होगा। ये चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये मेरे लिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहां पर आता है कि अगर आपने कोई फ्यूचर में लेटर सपोज क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो क्रेडिट नोट अगर आपको इशू करना पड़ा तो इन सच अ केस, ध्यान से फिर से समझिए, इन सच अ केस आपको वो आईटीसी गलत ट्रांसफर हो गया था एक तरह से, या आप मान लीजिए कुछ एरोनियस ट्रांसफर हुआ, तो उस केस में आपको वो आईटीसी नेक्स्ट मंथ में से रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए देख लीजिए वो क्या कहता है, इट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मंथ इन विच इज क्रेडिट नोट इज इंक्लूडेड इन जीएसटीआर 6। अब आप कहते हैं सर मेरे पास इतना आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो वो कहता है इन सच अ केस इफ नेगेटिव वैल्यू कम्स तो आपको ये आउटपुट में ऐड करना होगा। चलिए सेम चीज वो कहता है अगर बाय एनी अदर रीजन देन क्रेडिट नोट भी अगर आपको रिडक्शन करना पड़ा, इन दैट केस आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा जो अभी ये पिछली स्क्रीन पे डिस्कस हुआ है। चलिए आईएसडी के कंक्लूजन की तरफ पहुंचे हैं। मैं कहता हूं क्या मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट आईएसडी की रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए? सर आप जितना आज तक आईएसडी को एनालिसिस करेंगे, सर आप ये कंक्लूजन बना पाएंगे कि एक आईएसडी ही इनफ है पूरे इंडिया में। However, there are multiple views available on this also. लोग कहते हैं यार अगर मार्केटिंग का सेगमेंट लेटर सपोज एक स्टेट में है और वो पूरे नेशन के लिए ब्रांचेस के लिए मेरी इनपुट प्रोक्योर कर रहा है मार्केटिंग रिलेटेड, तो इन दैट केस मैं कह सकता हूं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं डिफरेंट स्टेट्स में। हाउएवर आईएसडी का कॉन्सेप्ट ही सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने का होता है, क्रेडिट जो एक सर्विस के बिहाफ आपने इनपुट लिया है उसको ट्रांसफर करना है। सो इट इज almost of the cases you will see that one registration will suffice, it is enough। चलिए यहां पर ये फॉर्म के अंदर देखिए ये क्या कहता है, आप कहते हैं भाई ऐसे आप मेंटेनेंस ऑफ डेटा भी कर सकते हैं। डेटा मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा भाई टोटल कितना क्रेडिट अवेलेबल था, कितना रेलेवेंट, कौन सा रेलेवेंट पीरियड था, कितनी टर्नओवर उस स्टेट की थी और कितनी उस टोटल टर्नओवर उस मेरे एट्रीब्यूटेबल रीजन्स की थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए ये चीज जो स्क्रीन पर लिखी हुई है, ये कहता है रूल 39 मैंडेट्स। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आईएसडी का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आई एम सेइंग रूल 39 मैंडेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट टू ऑल रिसिपिएंट्स to whom credit is attributable although such units might not be registered under the act। यानी कि अगर आप जीएसटी एक्ट में आपकी ब्रांच रजिस्टर्ड नहीं है अभी, आपने देखा कि भाई मेरे लिए वहां पर, अब सोचिए सर ऐसा कैसे हो गया, सर हो सकता है, ध्यान से सुन लीजिए मैं फिर से बोल देता हूं, हो सकता है सर जो आपकी ब्रांच है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रही हो 100%, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन ना ली हो, तो उस केस में भी अगर उसको एट्रीब्यूटेबल है क्रेडिट तो आपको ट्रांसफर करना होगा। बिसाइड्स आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है जो मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि इन एलिजिबल क्रेडिट भी आपको ट्रांसफर करना होता है, सामने वाला उसको अवेल नहीं करेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड इट इज, ध्यान से सुन लीजिए, इट इज अ काइंड ऑफ चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस क्रेडिट। हाउएवर यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे आईएसडी कैन नॉट मेक पेमेंट अंडर आरसीएम। ये सर इसकी इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है जीएसटीआर 6 की, यहाँ पर आरसीएम का क्रेडिट नहीं दिखाया जाएगा। सर यहाँ पर सुन लीजिए, जीएसटीआर 6 जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्ट्रेशन होती है, वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेता है टू चैनलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, वो कभी भी अपने बिहाफ पे सर्विस नहीं ले रहा होता। एक तरह से वो सर आगे ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट ले रहा होता है। तो इन एनी वे आरसीएम कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल थ्रू आईएसडी, यानी कि आईएसडी अगर आपको लेना है क्रेडिट कोई भी हेड ऑफिस में, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी लेनी पड़ेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट आज का टॉपिक फॉर द डे इज क्रॉस चार्ज। सर क्रॉस चार्ज ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए, हमारा जीएसटी एक्ट क्या कहता है, हमारा जीएसटी एक्ट कहता है सर सेक्शन 7 के अंदर कि शेड्यूल 1 में की गई सप्लाई भी सप्लाई मानी जाएगी। सर मतलब क्या कि अगर हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं 4 सप्लाई के, यानी कि पहला सर गुड्स और सर्विस होना चाहिए, दूसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तीसरा बाय द पर्सन होना चाहिए, एंड चौथा द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज कंसिडरेशन के अगेंस्ट सप्लाई होनी चाहिए।
शेड्यूल 1 का मतलब क्या होता है, अगर आपकी कोई सप्लाई कंसिडरेशन के बिना की गई है तो उसको भी शेड्यूल 1 में एनलिस्ट कर दिया गया है, और अगर वो शेड्यूल 1 में एनलिस्टेड आइटम हुई तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 actually lays down the list of transaction activities that shall be treated as supply even if it is made without consideration। उसके अंदर सर सेकंड आइटम के अंदर लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25। यानी कि जिसकी सेम पैन के अंदर रजिस्ट्रेशन है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, उनके बीच भी अगर कोई सप्लाई हुई है और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है, इन सच अ केस आल्सो इट शैल कवर्ड बी अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई, और उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप कहते हैं सर कंसिडरेशन ही नहीं है तो मैं वैल्यूएशन कैसे करूं? उसके लिए वैल्यूएशन के रूल्स मेरे ट्रिगर होते हैं, दैट आई विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली। सर ध्यान से देखिए, क्रॉस चार्ज के अंदर मेरा इफेक्टिव टैक्स ट्रीटमेंट शैल बी द सप्लायर ब्रांच शैल सप्लाई द गुड्स और सर्विस बाय चार्जिंग द रिसिपिएंट ब्रांच। यानी कि सर इसके अंदर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं है खाली, जैसे मैंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में पढ़ा उसमें खाली सर्विस का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर कोई भी प्रोक्योरमेंट इन रिलेशन टू अगर ब्रांच हुई है तो आपको क्रॉस चार्ज करना होगा। ये बहुत न्यू डिफरेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आगे देखेंगे ध्यान से। सर ये क्या बोलता है, ये सिंपली आपको क्या कहता है कि एक कर्नाटका की एडवांस रूलिंग की आई थी एपेलेट की इन कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स। इसने क्या बोला, दैट द आउटकम ऑफ विच बेनिफिट्स ऑल द यूनिट्स एज अ ब्रांच इट शैल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई। इट शैल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि इसको सप्लाई के अंदर कवर कर लिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके सामने लास्ट लाइन लिखी हुई है, ये कहता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द मैनेजमेंट ऑफिस is an integral part of the cost service rendered by IMO। मैं आगे फर्दर डिस्कशन में ये करूंगा कि एम्प्लॉय को कॉस्ट को लेना या नहीं लेना, ये अभी मैं डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लीज आगे देखेंगे और फिर कुछ कंक्लूजन बनाएंगे इसमें। सर ये क्रॉस चार्ज के लिए आपके सामने एक स्क्रीन पर एक एग्जांपल बनाया गया है। ये क्या कहता है सर, एक वेंडर है जो कंपनी हेड ऑफिस है दिल्ली में, लेट अस सपोज, वो एक थर्ड पार्टी वेंडर से बहुत सारी सर्विस लेती है, साथ ही साथ उसके पास हेड ऑफिस में बहुत सारे ऑडिट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे खर्चे भी होते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है वो अपनी ब्रांच से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ एक्सपेंस इंकर करवा रही हो, या ब्रांचेस में कुछ काम हो रहे हो जो हेड ऑफिस के थ्रू बिल होने हैं क्लाइंट को। सर इन दिस केस ध्यान से देखिए 1 2 3 4 लिखा गया है नंबरिंग में। सर फर्स्ट पोर्शन में मैंने थर्ड पार्टी को जो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो सारी की सारी मल्टीपल ऑफिसेस को क्रॉस चार्ज करनी पड़ेगी सर एज पर दी फंडामेंटल्स। सर मैंने बाहर वाले से एक्विजिशंस करी, ध्यान से समझ लीजिए, और वो ऑन दी होल पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करी है। इन सच अ केस सर कोलंबिया एशिया वाले में जो भी मैंने रखा है उस केस में उसने बोला इफ इट बेनिफिट्स ऑल द अदर यूनिट्स सच एक्टिविटी शैल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अब आप कहते हैं सर क्या एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो मैंने एम्प्लॉय का खर्चा कर रखा है इसको भी मैं क्रॉस चार्ज के अंदर बिल करूं? सर ये अभी मैं आगे होल्ड करते हुए डिस्कस करूंगा इन द लेटर कोर्स ऑफ माय डिस्कशन। सर ब्रांचेस अंडरटेकिंग द सर्विस ऑन बिहाफ, ये तो सर क्रॉस चार्ज है ही ऑब्वियसली, तो ये चीज बिल करनी ही पड़ेगी। सप्लायर इसको बिल करेगा सर, सप्लायर यूनिट, और रेसिपिएंट यूनिट इसका इनपुट ले लेगा। चलिए वैल्यूएशन के अंदर मैंने इसको क्या बोला सर, वैल्यूएशन के अंदर मैंने बोला इसके अंदर आपको इसको यहाँ तो ओपन मार्केट वैल्यू लेनी होगी सर, ओपन मार्केट वैल्यू लेनी होगी, नहीं तो आपको वैल्यू ऑफ लाइक काइंड और क्वांटिटी पे जाना पड़ेगा, और अदरवाइज थर्ड पोर्शन क्या है 110% ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि 110% ऑफ द कॉस्ट। इसमें साथ में एक ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, इफ आईटीसी इज अवेलेबल तो वैल्यू डिक्लेयर्ड इज द डिक्लेयर्ड ओएमवी। सर वहां पे वही ओएमवी ओपन मार्केट वैल्यू डीम कर ली जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू नीड टू अपोर्शन द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हेड ऑफिस टू दी अदर ब्रांचेस, यानी कि आपको अदर ऑफिसेस में इसमें इंकर करके उसको एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ बिट ऑफ क्लैरिटी हाउ इंटरनेशनली दीज ट्रांजैक्शंस आर डेल्ट। सर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में क्या बोला जाता है, ये कहता है ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम लीगल एंटिटी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। ध्यान से देखिए सिंगापुर में क्या करते हैं, सिंगापुर कहता है डिवीजन और बिजनेस आर नॉट डिसरिगार्डेड, यानी कि अलग नहीं माना जाता जीएसटी पर्पस के लिए, तो जीएसटी नहीं लगाया जाता। पेरेंट बॉडी इज स्टिल लीगली लायबल फॉर द डिविजन, यानी कि वो एक ही मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है, वो कहता है एन एंटिटी कैन नॉट मेक अ सप्लाई टू इटसेल्फ, दे आर ट्रीटिंग एज अ म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट।
सर यूएई वाले नेशंस में क्या किया जाता है, वो कहता है सेल्फ सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल। हाउएवर आज कोलंबिया एशिया की जो एडवांस रूलिंग आई है एपलेट की, वो सिंपली इन रिगार्ड प्रिंसिपल्स को डिसरिगार्ड करते हुए आगे बढ़ जाती है। सर मेयरली आप बात समझिए, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, सप्लाई इन द नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस क्या होता है, एनीथिंग टू प्रोवाइड, जहां मैंने प्रोवाइड किया हो, जहां मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, जहां मैंने कुछ रिटर्न अरेंजमेंट किया हो। हाउएवर हेड ऑफिस और ब्रांच में ऐसा कोई रिटर्न अरेंजमेंट यूजुअली नहीं हुआ होता सर। मैं कहता हूँ वहां पर मेरा एचआर बैठा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सेंट्रलाइज एचआर में हमारा को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई एचआर यहाँ बैठेगा और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वहां से डील करेगा। सर समझ लीजिए मेयरली इंसिडेंटल जो एक्टिविटीज हैं, इट कैनॉट बी टर्म्ड एज अ सप्लाई यहाँ पर। हाउएवर मेरे को ऐसा दिख रहा है जब मैं एडवांस रूलिंग भी देख रहा हूँ और जीएसटी एक्ट को कॉन्फ़िगर करके अपने आप से एनालिसिस करता हूँ, तो यहाँ पर लगता है सर डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर उसने बोला था जो सप्लाई की जाएगी उसको। सर अगर कोई चीज सप्लाई होगी उसी को तो मैं मानूंगा इवन विदाउट कंसिडरेशन, बट यहाँ पर क्या वो चीज सप्लाई हुई है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा मेरे लिए आज। चलिए लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या होगा सर, लेजिस्लेटिव इंटेंट प्रोबेबली स्टॉक ट्रांसफर जो हम करते हैं अगर उसको टैक्स करने का हो सकता है, पर क्या इसकी वजह से इंसिडेंटली गलती से विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन आज मेरा वो जो एडवांस रूलिंग अगर मैं पढ़ता हूं तो वो इसको भी एम्बिट में ला रही है, जो चीज नहीं सप्लाई हुई एक्सप्लिसिटली जो दिख रहा है सप्लाई नहीं हुई उसको भी उसने सप्लाई के एम्बिट के अंदर ले लिया है सर। मेरे पास थोड़ा सा पिछली केस लॉस पे जाता हूं सर, प्रीवियस रूलिंग्स पे जाता हूं, जहां पर क्या एम्प्लॉय का खर्चा जो मैंने एक सेंट्रल हेड ऑफिस में किया, क्या एम्प्लॉय का खर्चा, क्यों, क्योंकि आज मैं आपसे ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन एक एम्प्लॉय की तरह मानी गई है इफ इन केस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेड ऑफिस में बैठता है उसके खर्चों को भी इंक्लूड करके आप क्रॉस चार्ज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो भी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम कर रहा है वहां बैठ के। तो इस केस के लिए टेक महिंद्रा वर्सेस सीसी पुणे 2016 का केस देखिए, वो क्या बोलता है, हेड ऑफ एन ब्रांच आर दस इनएक्ट्रिकेबली इन्मेश्ड, यानी कि एक ही है, इट्स एम्प्लॉइज आर द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस of any overseas branch about without its business। सर एजेंसिया कमर्शियल वर्सेस कस्टोडियन ऑफ ब्रांचेस का केस देखिए, ये क्या बोलता है, ये कहता है बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट्स ब्रांचेस आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम ईच अदर, in hence I can say all transaction entered into ostensibly with the branches are in legal reality transaction with the corporate body, and that is with the corporate body that thus means will be dealing directly। यानी कि कॉस्ट इंकर्ड बाय द हेड ऑफिस इज टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स लीगल ऑब्लिगेशंस एंड नॉट एनी सप्लाई ऑफ एनी सर्विस टू द ब्रांच। यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट पे मैं क्या कह सकता हूँ सर, एम्प्लॉय ने अगर कोई एम्प्लॉयर को सर्विस दी वो मेरी शेड्यूल 3 के फर्स्ट आइटम में कवर्ड होती है, यानी कि वो सप्लाई ही नहीं मानी जाती। सर क्या एम्प्लॉय ने डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सर्विस दी, ऐसा लिखा है कहीं पर, ऐसा नहीं लिखा, उसने लिखा एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर कहीं डिफाइंड नहीं है एक्ट के अंदर, बट मैं नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस यानी कि सपोजिंगली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखूं तो वो क्या कहता है, एम्प्लॉयर मींस अ ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन दैट एम्प्लॉयज द पर्सन, दैट एम्प्लॉयज द पर्सन। सर आपकी कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया होता है, आपकी ब्रांच ने आपको एम्प्लॉय नहीं किया होता, आपके हेड ऑफिस ने आपको एम्प्लॉय नहीं किया होता। सर इवन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट में क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर मींस इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट द पर्सन और अथॉरिटी व्हिच हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट क्या कंसिस्ट होती है, डिपार्टमेंट और ब्रांचेस सबको कंसिस्ट करती है, ठीक है। सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू अ लीगल एंटिटी एज अ होल एंड देयर इज नो सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कह सकते हैं कैनॉट बी स्ट्रेच्ड टू टैक्स समथिंग दैट इज लाइक एन एम्प्लॉय कॉस्ट, इट इज टैक्सेबल एज पर जीएसटी लॉ। सर यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा लिटिगेशन एरिया, ग्रे एरिया बन सकता है कि भाई क्या एम्प्लॉय की कॉस्ट, यानी कि जैसे डायरेक्टर बैठ रहा है हेड ऑफिस में उसको भी क्रॉस चार्ज करना है क्या। सर अगर एम्प्लॉय कॉस्ट है तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का है, ब्रांच का नहीं है सर, वो आपके लिए वहां लिखा हुआ है कि इट इज टू एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर पूरी कंपनी होती है सर, इसलिए मान सकते हैं सर कि जो चीज शेड्यूल 3 में एक जगह बाहर हो गई उसको आप टैक्स कैसे कर सकते हो दूसरे एम्बिट में, यानी कि इट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड टू द डेफिनेशन ऑफ टैक्स्ड आइटम। चलिए व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन आईएसडी एंड क्रॉस चार्ज। आईएसडी क्या होता है सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल होता है। हाउएवर क्रॉस चार्ज के अंदर मैं जो एक्सपेंसेस मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन करता है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द एक्टिविटी फॉर विच इट बेनिफिट्स द अदर इज क्रॉस चार्ज, it can have an element of service within it।
सर क्या मैं आज कंक्लूजन पे जब पहुंचूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की कोई लिमिटेशंस है? क्या लिमिटेशंस है? कि मैं क्रेडिट रिलेटेड टू गुड्स, क्रेडिट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, हाउएवर क्रॉस चार्ज में मैं वो चीज भी ट्रांसफर कर सकता हूं। क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट सुनिए, उसके लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी होती। क्रॉस चार्ज तो विद इन रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही हो जाता है, लेकिन आईएसडी के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। आईएसडी के अंदर सेपरेट कंप्लायंसेस हैं। आईएसडी के अंदर सिर्फ सर्विस का इनपुट ट्रांसफर होता है, और वो भी तब ट्रांसफर होता है अगर वो एट्रीब्यूटेबल होता है। क्रॉस चार्ज के अंदर क्या होता है, आपको एट्रीब्यूशन टर्नओवर में देखनी हो, ऑपरेशंस में देखनी हो, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हाउएवर बेसिकली लोग टर्नओवर को ही उसमें भी बेस लेते हैं, बट इसमें आप कैपिटल गुड्स, आप इसमें गुड्स, आप इसमें रॉ मटेरियल, आप इसमें अदर एक्सप्लिसिट खर्चे सब ट्रांसफर कर सकते हो वाया क्रॉस चार्ज। बट क्रॉस चार्ज के अंदर क्या एक मेरे लिए डिफिकल्टी आती है, क्रॉस चार्ज के अंदर डिफिकल्टी क्या आती है, ध्यान से सुनिए। क्रॉस चार्ज आपको टर्नओवर में एडिशन कर देता है एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। वो एक आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एज पर द पर्पस ऑफ जीएसटी आपकी उसको बढ़ा देता है। चलिए ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, कहां आईएसडी बेनिफिशियल है, कहां क्रॉस चार्ज बेनिफिशियल है। मैं कह सकता हूं अगर मेरी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है बट मेरी प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज एक ही जगह पे है सेंट्रलाइज, तो मेरे लिए आईएसडी लेना बेनिफिशियल होगा। हाउएवर अगर मैं कहूं मेरी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है और मैं प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट सर्विसेज अक्रॉस वेरियस स्टेट्स भी करता हूं, उस केस में मैं आईएसडी तो नहीं लूंगा, उस केस में मैं क्रॉस चार्ज बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान से देखिए, आगे सुनिए। कंपनी डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग, अगर गुड्स के केस में उसको ट्रांसफर करना है क्रेडिट, इट शुड गो फॉर क्रॉस चार्ज ओनली। हाउएवर अगेन आई एम रिपीटिंग वन फैक्ट, क्रॉस चार्ज के अंदर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर वो क्रेडिट, वो टर्नओवर जोड़ दी जाती है। कुछ मेरे ओपन इश्यूज हैं सर वैल्यूएशन के अंदर भी। वैल्यूएशन के अंदर ओपन इश्यूज क्या है सर? मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए अगर मैं बोलूं क्रॉस चार्ज करने की आप बात मुझे करते हैं और आप कहते हैं ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है, सर मैं कैसे कह सकता हूं ओपन मार्केट वैल्यू? क्यों? क्योंकि मैं ये कोई एक्सटर्नल सर्विस तो दे नहीं रहा किसी को, एंड इट इज वेरी सब्जेक्टिव कंपनी स्पेसिफिक। तो अगर मैं गुड्स की बात करूं तो फिर भी समझ आ सकता है, लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आप मुझे क्रॉस चार्ज करने की बात करते हैं वो भी ओपन मार्केट वैल्यू पे, तो ओपन मार्केट वैल्यू यूजुअली अवेलेबल नहीं होगी। क्या लाइक काइंड क्वांटिटी होगा? होगा ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि मेरी जैसी एंटिटी किसी और के अपने ब्रांचेस को थोड़ा ना सेम ऐसी चीजें कर रहा हो, और कर भी रहा हो सर, तो उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू कैसे निकाल के लाऊं मैं? तो लाइक काइंड क्वांटिटी नहीं निकल पे आ पाएगी क्वालिटी, ये भी एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट होगा। अब आप कहते हो 110% ऑफ कॉस्ट कर लो, सर 110% ऑफ कॉस्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? आप कैसे करोगे सर? एम्प्लॉय की कॉस्ट को, मैन पावर, घंटे, आप सारा कुछ टोटलिटी कैसे कर पाएंगे? उस केस में भी डिफिकल्टी आएगी फ्यूचर में। सर अब आप कहते हैं चलिए छोड़िए, जेनरिक रूल पे चले जाइए, रेसिडुअल रूल्स पे चले जाइए, उसमें भी आपको एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विसेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मेथोडोलॉजी थोड़ी सी वेग है, माइट भी क्वेश्चनेबल हो आगे फ्यूचर में। थोड़े से ओपन इश्यूज छोड़ते हुए ये वीडियो का आज क्लोजर करेंगे सर फॉर द डे, उसके बाद नई वीडियो लॉन्च करेंगे ऐसे टिपिकल टॉपिक्स पे। सर ओपन इश्यूज क्या है सर मेरे माइंड में? सर मैं कहता हूं अगर असेसी ने क्या, अगर आईएसडी और क्रॉस चार्ज आज तक फॉलो नहीं किया तो उसका क्या होगा? सर क्या होगा ये देखना है। सर मैं साथ ही साथ कहता हूं उसने आईएसडी कर लिया, क्या पता उसको क्रॉस चार्ज भी करना था, उसने क्रॉस चार्ज नहीं किया, तो क्या होगा? मैं कहता हूं उसने क्रॉस चार्ज किया लेकिन उसने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली जो ट्रांजेक्शन्स है उसको क्रॉस चार्ज नहीं किया, तो क्या होगा? सर अगर मैं मान लूं कि उसने आज क्रॉस चार्ज कर दिया और पता लगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन्स को, जैसे बहुत इंटरनेशनली हमने डिस्कस किया, माना गया कि इनको क्रॉस चार्ज नहीं करना चाहिए, और आज फ्यूचर में लिटिगेट होकर फाइनल हो गया कि नहीं करना था, और बाद में पता लगता है नहीं करना और मैंने कर दिया था, तो क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट एरिया, ग्रे एरिया रिले बन जाएगा। चलिए आज वीडियो का क्लोजर करते हैं सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया, थैंक यू, एंड कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अदर फर्दर अगर आपको मेरे से कहीं कनेक्ट होना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑन स्क्रीन। We'll soon be back with a very typical topic again brought to you. Thank you so much. Have a wonderful day ahead.